बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं अली अवैस भांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हम जिस किताब के ऊपर बात करेंगे वो बहुत ही अहम किताब है और बिलाशुबा रीसेंट पास में जो मैंने सबसे बेहतरीन किताबें पढ़ी हैं ये उनमें से एक किताब है। इसमें ऑथर कहता है कि नेशंस ग्रेटेस्ट वॉर इज़ विद इटसेल्फ, कि कौम की जो सबसे बड़ी जंग होती है वो अपने साथ होती है। सेकंड नंबर के ऊपर वो ये बात करता है कि इस किताब का जो थीसिस है, इस किताब का थीसिस ये है कि किसी भी नेशन के राइज एंड फॉल के अंदर मेक और ब्रेक पॉइंट उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो बाकी चीज़ों को रीइंफोर्स करते हैं। तो जी हाँ, जिस किताब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस किताब का नाम है द प्रिंसिपल्स फॉर डीलिंग विद चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर बाय रेडालियो। इस किताब के ऊपर हम 3 पार्ट्स के अंदर इस किताब को पूरी तरह से कॉम्प्रीहेंसिवली एक्सप्लेन करेंगे। पहले ही इसके पार्ट के अंदर हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो किसी भी सुपर पावर के राइज के अंदर या सुपर पावर बनने के अंदर मेजर रोल प्ले करते हैं। फिर हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो किसी भी सुपर पावर के या वर्ल्ड पावर के डिक्लाइन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। फिर सेकंड पार्ट के अंदर हम बात करेंगे, एक बिग साइकिल है जो उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक नेशन जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होके दुनिया की सुपर पावर बनती है और कैसे डिक्लाइन होती है। तीसरी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या ये एक बड़ी डिबेट है जिसको डिस्कस किया है रेडालियो ने अपने किताब के अंदर कि क्या जो जब एक नेशन जो है उसको रिवाइव किया जा सकता है जब वो डिक्लाइन के ऊपर चली जाती है, तो क्या कुछ ऐसे मेजर्स हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसा मेथड है, क्या कोई ऐसा वे आउट है जिसकी बेस के ऊपर उसको रेस्क्यू करके उसके सुपर पावर या वर्ल्ड पावर के स्टेटस को सस्टेन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इस डिस्कशन को हम तीसरी वीडियो के अंदर हम रैप अप करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो रेडालियो के मुताबिक किसी भी मुल्क को राइज करने के अंदर और वर्ल्ड पावर बनने के अंदर एक बड़ा अहम और बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले वो कहता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो एजुकेशन होती है। वो कहता है कि एजुकेशन का मकसद सिर्फ नॉलेज और स्किल्स को इम्पार्ट करना नहीं होता, बल्कि एजुकेशन का मकसद ये भी होता है कि वो आपकी करैक्टर बिल्डिंग के अंदर और आपकी वर्क एथिक्स के अंदर और सिविलिटी के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे और इन चीज़ों को आपके अंदर डेवलप करे। सेकंड नंबर पे वो ये कहता है कि जब आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है तो उसकी वजह से वहाँ पे क्रिएटिविटी, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं और आप टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में और क्रिएटिविटी में वो मुल्क बहुत ज़्यादा आगे जाना स्टार्ट करते हैं। जब ये सेकंड स्टेप वो कंप्लीट करता है तो फिर एक सिचुएशन डेवलप होती है कि कंपैटिटिवनेस आपकी बेहतर हो जाती है, आपके पास कंपैटिटिव एज बाकी नेशन से ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, तो उसकी कंपैटिटिवनेस बेहतर हो जाती है। तीसरी चीज़ के ऊपर अगर हम बात करें तो फिर उस नेशन की रिजल्टेंटली आउटपुट और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। जब आउटपुट और प्रोडक्टिविटी उसकी ज़्यादा हो जाती है तो इसके बाद उसका जो वर्ल्ड ट्रेड शेयर है वो भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो उसके पास डिफरेंशिएटिंग एज होता है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है, उसकी आउटपुट ज़्यादा आ जाती है, तो रिजल्टेंटली उसका वर्ल्ड मार्केट, वर्ल्ड ट्रेड शेयर जो है, ठीक है, वो भी उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसका क्वांटम भी बाकी नेशंस की निस्बत बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद वो मुल्क जब इकोनॉमिकली बहुत वायबल हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो वो अपनी मिलिट्री माइट को भी डेवलप करना स्टार्ट करता है। और मिलिट्री माइट आगे जब हम जाके बात करेंगे तो रेडालियो ये कहता है कि एक नेशन की जो इकोनॉमिक और बिजनेस एक्सपेंशन है उसके अंदर उसकी गवर्नमेंट का, उसके कैपिटलिस्ट या बिजनेसेस का या ऑर्गेनाइजेशंस का और उसकी मिलिट्री का, ये एक ट्राइका होता है जो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। उसके बाद वो कहता है कि वो फाइनेंशियल सेंटर बनना स्टार्ट होता है। मसलन अगर वो आप इसमें देखें तो वो कहता है कि डच के टाइम के अंदर जो फाइनेंशियल सेंटर था वो एम्स्टर्डम था,
ब्रिटिशर्स के टाइम के अंदर लंदन था, अमेरिका के टाइम के अंदर न्यूयॉर्क है, और जो इमर्जिंग सुपर पावर चाइना है वो भी अपने नए फाइनेंशियल सेंटर्स को डेवलप कर रही है। इसके बाद वो कहता है कि जो अगली स्टेज ये आती है कि उस मुल्क की करेंसी जो है वो रिज़र्व करेंसी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। रिज़र्व करेंसी वो ये कहता है कि ये वो करेंसी होती है जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल होती है और दुनिया की ट्रेड उसके अंदर होना स्टार्ट हो जाती है, और दुनिया जो है उस करेंसी को होल्ड करना स्टार्ट करती है, उसको बाय करना स्टार्ट करती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये मुल्क जो है ये सुपर पावर बनने जा रहा है या बन चुका है। इस वजह से इस करेंसी की वैल्यू और ये सारी चीज़ें ज़्यादा होनी है, तो वो इस करेंसी को बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपकी करेंसी की वैल्यू और डिमांड बढ़ जाती है। तीसरा, ये उस जो सुपर पावर बनने जा रही हैं या बन चुकी हैं, जो वर्ल्ड पावर है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा कंपैटिटिव एज डेवलप हो जाता है कि अगर उसको लोन चाहिए हो, अगर उसने बारो करनी है पैसे, तो वो बड़ी आसानी से दुनिया से बारो कर सकता है, क्योंकि दुनिया के पास उनकी करेंसी एज ए रिज़र्व करेंसी उनके पास मौजूद होती है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो रेडालियो के मुताबिक एक मुल्क को एक वर्ल्ड पावर बनाते हैं। अब हम आगे उन फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे जो रेडालियो के मुताबिक किसी मुल्क के डिक्लाइन के अंदर एक रोल प्ले करते हैं। मसलन वो ये कहता है कि अगर पहला फैक्टर तो ये होता है कि जो वर्ल्ड पावर है वो अपनी अर्निंग से ज़्यादा बारो करना स्टार्ट कर देती है, उसकी बारविंग जो है उसका वो जो कर्ज लेता है वो उसकी अर्निंग से ज़्यादा होता है, तो एक मिसमैच और एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। सेकेंड नंबर के ऊपर वो ये बात करता है कि इस बैलेंस को मैनेज करने के लिए और वो जो उसने कर्जे लिए हैं उनको वापस करने के लिए वो मुल्क मज़ीद जो नोट है उनको प्रिंट करना स्टार्ट करता है, प्रिंटिंग, एक्सेसिव प्रिंटिंग ऑफ मनी करता है ताकि वो उस गैप को ब्रिज कर सके। तीसरा वो ये कहता है कि उस समाज के अंदर जो हैव और हैव नॉट्स के दरमियान जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा डीप हो चुका हुआ होता है। रेडालियो के मुताबिक 10% इलीट होती है और 90% जो है वो दूसरे लोग होते हैं। तो हैव और हैव नॉट्स के दरमियान जब गैप डीप होता है तो एक कन्फ्लिक्ट की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और चौथी चीज़ ये है कि जो इमर्जिंग पावर्स हैं वो जब आपको देखती हैं या एक वर्ल्ड पावर को देखती हैं कि वो वीक हो रही है, तो वो भी उस मुल्क को टफ टाइम देना स्टार्ट करते हैं, और बाकी जो आपके ब्लॉक के अंदर मुल्क होते हैं वो भी आपके ब्लॉक से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब आप इस काबिल नहीं हैं कि आप उनको प्रोटेक्ट कर सकें या दुनिया को लीड कर सकें, तो वो डिफरेंट और ऑप्शंस को देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर जो किताब थी उसका पहला पार्ट था। अगर आप बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान के ऊपर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।